जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपने जो मेडिकल से रिलेटेड कुछ डाउट आपने पूछ रखे थे कमेंट सेक्शन में, सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई है और उनके बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से वो जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली किस तरीके से मेडिकल के दौरान चेक किए जाते हैं। जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आई टेस्ट है, डेंटल टेस्ट है और ये जो कैरिंग एंगल का क्वेश्चन आपने पूछ रखा था, एक डीएनएस का, बीपी का और भी कुछ मेजर पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूंगा आंखों को किस तरीके से चेक किया जाता है मेडिकल के दौरान। तो जिस हाथ से भी आप लिखते हो, यानी कि आप राइट हैंड से लिखते हो, तो आपकी जो राइट वाली आई है उसका विजन 6/6 होना चाहिए और लेफ्ट वाली आई का विजन 6/9 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि हमें जो चार्ट वहाँ पढ़वाया जाता है वो किस डिस्टेंस से पढ़वाया जाता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था टीयर 1 की, तो उसमें मैं भी देखता था मेडिकल के वीडियो, तो उसमें अभी तक एग्जैक्टली किसी ने ये मेंशन नहीं कर रखा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होती है। चलिए एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि किस एग्जैक्ट डिस्टेंस से वो चार्ट्स आपको पढ़वाया जाता है। एक 6 मीटर की डिस्टेंस पे आपको खड़ा किया जाएगा और चार्ट दूसरी अपोजिट साइड में दीवार पे लगा होगा आपके सामने। 6 मीटर डिस्टेंस को अगर हम देखें तो लगभग 19 साढ़े 19 फीट की डिस्टेंस होगी और कहीं कहीं किसी सेंटर पे आपको 18 फीट भी मिल सकती है, 17 फीट भी मिल सकती है। लास्ट ईयर जब मेरे दोस्तों ने मेडिकल दिया था सीपीओ का, तो उनको 17 फीट या 18 फीट की डिस्टेंस से वो चार्ट पढ़वाया गया था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक इसमें पॉइंट बनेगा कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट में एक बुक होती है। ठीक है, उस बुक में हो सकता है कुछ नंबर्स हों, तो वो नंबर्स कलर्ड होते हैं, तो उन पे आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा नंबर है। जैसे 7 लिखा हुआ है किसी कलर का, तो उसमें आपको बताना है कि 7 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, इस तरीके से। फिर हो सकता है कभी कभी वो क्या कहते हैं, नंबर्स आपसे पूछते नहीं हैं, कुछ अल्फ़ाबेट होंगे या नंबर होंगे, उन पे उंगलियां चलवाएंगे, बोलेंगे जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस पर उंगली चला के आपको दिखाना है। ठीक, इस तरीके से आपका कलर विजन का भी टेस्ट होता है। उससे रिलेटेड री मेडिकल मिलता है, तो री मेडिकल में फिर आपकी आँखें बहुत अच्छे तरीके से चेक की जाती हैं। अगर आपने लेजिक करा रखा है या एपिकाउंटिरा जो सर्जरी होती है वो करा रखी है, तो उसमें ना के बराबर चांसेस होते हैं कि वो आपकी पकड़ में आएगी। ठीक, लेकिन आपने फ्लैप सर्जरी करा रखी है तो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि आप क्लियर भी हो सकते हो री मेडिकल में और अनफिट भी हो सकते हो, क्योंकि री मेडिकल में वो फिर बहुत अच्छे तरीके से आंखों को चेक करते हैं। वो स्लिट लाइट टेस्ट करते हैं, जिसमें हमने फ्लैप सर्जरी करा रखी है तो चांसेस हैं कि वो आपकी पकड़ में आ जाए, लेकिन एपिकाउंटिरा के 90+% चांसेस होते हैं कि वो पकड़ में नहीं आएगी और आप फिट हो जाओ। तो ये आंखों से रिलेटेड किस तरीके से आपका चेकअप होता है और क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं दांतों की समस्या। ठीक है, तो दोस्तों दांतों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दांतों में एज सच कोई इशू नहीं आता अगर आपके दांत कम्प्लीटली 28 दांत बिल्कुल सही हैं आपके। ठीक है, 28 दांतों के 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 2-2 दांत होते हैं ऊपर नीचे, तो 14 डेंटल पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो आपको दांतों में कभी भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब रही बात लोगों का क्वेश्चन ये भी, हमारे दांतों में कैविटी हो रखी है तो उससे कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? अगर कैविटी है तो आप उसको फिल करा सकते हैं। दांत साफ करा के जाना, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत नहीं होने चाहिए। 28 दांत बिल्कुल क्लियर होंगे तो आप बिल्कुल आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, दांतों में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कैरिंग एंगल किस तरीके से चेक होता है? देखो, कैरिंग एंगल की टेक्निकलिटी तो मैं इसमें आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप मे भी उसको उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा मैं। ठीक है, लेकिन मैं इमेजेस लगा दूंगा। लेकिन मैं आपको एक रेंज बता दे रहा हूँ कि कैरिंग एंगल कहाँ तक कितना आपका चल जाता है। फीमेल में 7 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक अलाउ होता है और मेल में यही कैरिंग एंगल 5 डिग्री से 10-12 डिग्री तक अलाउ होता है। और बाकी ऐसा कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, लेकिन 15 डिग्री तक तो अलाउड होता है। उससे ऊपर अगर अलाउ कर रहा है तो वो डॉक्टर की मेहरबानी है या आप अपनी किस्मत कह लीजिए। ठीक है, देखो डीएनएस के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे, तो डीएनएस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डीएनएस नाक के लिए एक पॉइंट होता है जिसमें जो आपकी नाक की हड्डी होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो ये आप खुद पता नहीं कर सकते हो कि आपकी हड्डी कितनी टेढ़ी है। अगर किसी को लगता है कि ये दिक्कत है नाक से रिलेटेड, मेरा डीएनएस का पॉइंट बन सकता है, तो आप जाके इसको चेक करा सकते हो किसी भी डॉक्टर से। ठीक है, लेकिन डीएनएस का अगर माइल्ड पॉइंट है तो वो अलाउड होता है। और इसमें आपको बचने के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो, एक ऑट्रिविन स्प्रे आती है, एक टेबलेट आती है जो मेडिकल से आपको मिल जाएगी। अगर आप मेडिकल देने जा रहे हो तो 10 से 12 घंटे पहले आपको वो खा लेनी है। स्प्रे की फॉर्म में वो मौजूद होगी तो स्प्रे कर लेनी है। उससे क्या होगा कि जो नाक में अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपसे बोलेगा कि सांस आपको अंदर भरनी है नाक के हेल्प से, अगर आप अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाए तो आपको फिर वो पॉइंट बनाएगा डीएनएस का।
ठीक है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आपने पूछा है कि बीपी कितना अलाउड होता है। बीपी 130 से 35 की रेंज तक आराम से अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 140 तक भी बंदे फिट हुए हैं लास्ट ईयर। लेकिन आप ये कोशिश करना कि आप जब भी आपका बीपी चेक होने जा रहा हो तो आप उस चीज़ पर ध्यान मत देना, ज़्यादा नर्वसनेस आपको लेनी नहीं है, कोई गाना गुनगुनाने लग जाना या कुछ वैसा जिससे आपको रिलीफ मिलता हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उसका टेंशन नहीं लेनी। अगर आप टेंशन लोगे नॉर्मल सी बात है कि आपका बीपी बढ़ेगा। अगर बीपी में आपको पॉइंट दिया तो री मेडिकल में क्या होगा, वो फिर से आपका बीपी चेक करेंगे। अगर आपका बीपी नॉर्मल रेंज से बाहर है तो फिर आपको वो ईसीजी चेक करेंगे, आपका ईसीजी करेंगे। अगर ईसीजी आपका ओके आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, तो उसमें आपको फिट कर दिया जाएगा। तो बीपी के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बीपी का पॉइंट आपको काटना है मेडिकल में ही, डायरेक्ट मेडिकल में, तो आप टैबलेट भी खा के जा सकते हो आपके मेडिकल से पहले, ठीक। तो आपका बीपी एकदम नॉर्मल रेंज में रहेगा। अब यूरिन के लिए मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। यूरिन टेस्ट, देखो ब्लड टेस्ट में तो ज़्यादातर लोग पास हो ही जाते हैं, और चेस्ट एक्स का एक पॉइंट बनता है, उसको क्लियर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो यूरिन के लिए एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि अगर यूरिन हमारी पीली आ रही है तो हमें पॉइंट मिलेगा। देखो यूरिन पीली आना, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आपको मेडिकल में पॉइंट मिलेगा। यूरिन पीली आने का कभी कभी रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने पानी बहुत कम पी रखा हो, तो उस वजह से यूरिन का कलर येलो हो सकता है, ठीक। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके मेडिकल से पहले आपको खूब पानी पीना है, और पानी पीने के बाद आपको टॉयलेट जाना है। और दूसरी बार में आपको सैंपल देना है, पहली बार में आप सैंपल मत देना यूरिन का। पानी पीने से भी आपकी वो समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। अगर आपको पहले से जानकारी है कि मैं यूरिन में मुझे दिक्कत है, तो मैं आपको एक ऐसा इलाज बता दूंगा, टेलीग्राम पर आप मुझको मैसेज कर देना। इस पॉइंट में तो आप फेल हो ही नहीं सकते हो गारंटी से। अगर आपको बचना है, बिल्कुल यूरिन वाले पॉइंट में आपको बचना है, तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा इलाज बता दूंगा। टेलीग्राम पर आप मुझको मैसेज कर देना, ठीक है। तो यूरिन में आपको कभी कोई पॉइंट नहीं बनेगा, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। मेरे दोस्त ने क्लियर किया हुआ है, तो ये ट्रिक उसने ही बताई है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको यूरिन के लिए। अब देखो चेस्ट का जब आपका एक्सरे होगा, तो जब वो डॉक्टर होगा ना, तो वहाँ पे वो बोलेगा आप सांस अंदर लो, ठीक है। जब आपका एक्सरे होने जा रहा होगा तो आपको सांस अंदर नहीं लेनी है, ठीक। सांस अंदर मत खींचना एक्सरे के टाइम पे। आप अगर स्मोक या ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसा करते नहीं हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चेस्ट के एक्सरे में बहुत ही कम बच्चे आउट होते हैं, फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि सांस अंदर मत लेना, ठीक है। इसका कुछ रीज़न है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ ओपनली, ठीक। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे रह रहा था कानों का। तो इतना चेक किया जाएगा, एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता है जिससे कान का पर्दा चेक होगा कि कान के पर्दे में आपका कहीं छेद तो नहीं है, ठीक है। बस इतना ही चेक होता है। टैटू से रिलेटेड एक पॉइंट होता है। टैटू से रिलेटेड पॉइंट ये है कि आप अगर ओम का टैटू है या किसी इस टाइप का टैटू है ओम वगैरह का, तो वो अलाउड होता है आर्मी में, ठीक। लेकिन सीपीओ में क्या है कि आप उसको रिमूव करवा के जा रहे हो तो घाव के निशान नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपने अगर पहले रिमूव करा लिया तो अच्छी बात है। अगर उसके बाद रिमूव कराने के बाद घाव नहीं है आपका, सफ़ेद सफ़ेद मार्क हो रखे हैं उस जगह पे, स्किन पे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक। आपने रिमूव कराया होगा ना टैटू, तो उसके बाद आपका घाव सूखा हुआ, उस जगह पे स्किन का कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वाइट वाइट सा हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है, ब्राउन टाइप का, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं बनेगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपका टैटू भी बता दिया, क्लियर है बिल्कुल। एक दोस्तों होता है स्वेटी पाम। देखो मोस्टली केसेस में जो स्वेटी पाम है वो सीपीओ में चेक तो होता नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपका स्वेटी पाम चेक कर लिया किसी डॉक्टर ने, तो पाम पे स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। और उससे बचने का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जब भी मेडिकल हो, आप अपने पास सैनिटाइजर रखना और उससे हैंड अपने सैनिटाइज कर लेना। जैसे हैंड सैनिटाइज करके आप रखना तो आपको स्वेटिंग नहीं आएगी। और वैसे भी अभी गर्मी तो इतनी पड़ नहीं रही है, तो स्वेटी पाम से रिलेटेड आपको समस्या होगी नहीं। अगर फिर भी थोड़ा बहुत आपको डाउट रहता है तो चूना आता है, एक चूना आप लगा सकते हो हल्का हल्का ऐसे करके रगड़ के, उससे भी आपका जो है स्वेटिंग नहीं होती है पाम पे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा चेक होता भी नहीं है। बाकी के जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, जैसे फ्लैट फुट है, नॉकनी है, बो लेग्स हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर ये क्लियर कट पॉइंट बन रहे हैं, एक पैर आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है तो आपका क्लियर रिजेक्शन है ही। बो लेग्स हैं या नॉकनी है, बिल्कुल एकदम भिड़ रहे हैं पैर आपस में, तो बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन होता है, ठीक। लेकिन अगर कहीं माइल्ड है, वो स्लेट या फिर स्केल या फिर एक उंगली से चेक करते हैं बीच में, अगर वो पास हो रही है तो आपका नॉकनी नहीं है।
फ्लैट फुट भी कई तरीके से वो चेक कर लेते हैं। एक तो पानी में भिगो के चेक करते हैं, पैर पीछे करा के चेक कर लेंगे। अगर माइल्ड है कहीं आपका तो आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल पता है कि मेरा तो पैर एकदम फ्लैट आता है तो फिर रिजेक्शन का पॉइंट बनेगा, क्योंकि क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है ये जो नॉक नी है, बो लेग्स है और फ्लैट फुट है, ये इनमें परमानेंट रिजेक्शन होता है। अगर ये पॉइंट क्योर हो सकते हैं तो आप यूट्यूब पे एक्सरसाइज देखकर इनको अभी क्योर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जो माइल्ड पॉइंट्स हैं उनके प्रिकॉशन आप लेकर इनको अभी इम्प्रूव कर सकते हो एक्सरसाइज के थ्रू। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वो काटने हैं। यूरिन का या ब्लड सैंपल में अगर आपको डर लगता है कि मेरा कोई पॉइंट ना बन जाए कोई, तो उससे कैसे बचना है उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। पाइल्स का पॉइंट होता है एक, तो पाइल्स का पॉइंट भी क्लियर हो सकता है अगर थोड़ी चालाकी आप वहाँ पे दिखाएं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। इन पॉइंट्स के बारे में आपको जानना है तो आप मुझको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। और बाकी कुछ हाइट वेट के रिलेटेड भी क्वेरीज आ रही हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में लगा दिया था और मैंने टेलीग्राम पे भी वो पोस्ट कर रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप पता नहीं कर पा रहे हो कि मेरा हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए, तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप आज ही गूगल पे जाना और BMI कैलकुलेटर सर्च करना। BMI कैलकुलेटर पर आप अपना बॉडी और करंट वेट डालना। अगर आपकी BMI की रेंज 20 से लेकर 24 तक आ रही है तो एक हेल्दी रेंज में आप हो, और उसमें देख लेना कि आपने कितना वेट वहाँ पे कैलकुलेट करते टाइम वहाँ पे फिल किया है, ठीक है। तो उतना अगर वेट है आपका तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर आपने PET PST दिया था वहाँ पे आपका जो मेजरमेंट हुआ था वेट का, तो वो कितना था उस वेट में +2 और -2 आप कर लेना, तब भी अलाउड होगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आई होप जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ इस वीडियो में बताए हैं मेडिकल से रिलेटेड, मैं उनको क्लियर कर पाया हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो और टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।